नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा कार्यक्रम का विषय है मुंगेर कल, आज और कल। इस विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं मैं उनका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर भवेश चंद्र पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, ओके। डॉक्टर भवेश चंद्र पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर, बीआरएम कॉलेज मुंगेर विश्वविद्यालय। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे साथ दूसरी मेहमान जुड़ी हैं डॉक्टर रूबी कुमारी, व्याख्याता, इतिहास विभाग, जमालपुर कॉलेज, जमालपुर। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार मैम। पांडे सर। हेलो। हाँ, ज्योति जी भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ तीसरे मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं ज्योति कुमार, एमजेएमसी पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर मुंगेर। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। मैम आपसे मेरा प्रश्न है, मुंगेर के विकास की स्थिति कैसे विकास होगा? क्या कुछ कमी रही है और क्या कुछ इसमें जोड़ना होगा? मुंगेर के इतिहास में क्या अभी तक कमी है? जी देखिए, मैं तो जय प्रकाश पहले लाइव में तो बोल क्या था? वेबिनार से जुड़े सभी जो हैं उनको मेरा अभिवादन है सबसे पहले, और जो भी दर्शक या श्रोता हैं उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। देखिए, मैं तो इतिहास की प्राध्यापिका हूँ और विद्यार्थी भी, तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी मुंगेर का क्या इतिहास रहा है। उसके बाद मैं दूसरे पहलुओं पर भी आपको कुछ बताऊंगी। मेरा सवाल यही है मैम, यही सवाल है कि क्या कुछ रहा है इतिहास और क्या होना चाहिए, विकास कैसे होना चाहिए? जी मैम। जरूर शॉर्ट में मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। देखिए, इतिहास जो है वो मुंगेर का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। और अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और देश के महत्वपूर्ण पौराणिक शहरों में से यह एक है, और इसकी अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान भी रही है। और अगर हम इसके इतिहास को देखें तो महाभारत काल से लेकर आज तक इसने अपनी पहचान दर्शाई है। अगर हम महाभारत काल की बात करें तो सबसे पहले महाभारत के दिग्विजय पर्व में मोदागिरी यानी कि मुंगेर का ही जिक्र आता है। और इसमें यह लिखा हुआ है दिग्विजय पर्व में कि पूर्वी भारत के बंगाल या फिर उड़ीसा के किसी राज्य की राजधानी यह मोदगिरी थी, यानी हमारा मुंगेर उस समय भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा था। आगे चल करके मुंगेर का उल्लेख अंग राज्य से जोड़ा गया। अंग राज्य वही जिसका कि राजा कर्ण था। महाभारत में कर्ण की काफी महिमा है, तो कर्ण यहाँ का राजा था। और इसके बारे में कहा जाता है कि कर्ण जो था वो बहुत बड़ा दानवीर था। और यहाँ के शक्तिपीठ है चंडिका स्थान की देवी का वह उपासक है। और लोक मान्यता ऐसी है कि देवी की पूजा से प्रसन्न होकर देवी इसे प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान करती थी, और यह प्रतिदिन उस सोने को किसी जरूरतमंद को दान किया करते थे।
तो यह सारा क्रियाकलाप जिस स्थल पर होता था वह स्थल कर्णचौड़ा कहलाया, और इसी कर्णचौड़ा पर अभी मुंगेर योग विद्यालय अवस्थित है। तो महाभारत काल में मुंगेर का इतना उल्लेख तो जरूर मिलता है। उसके बाद अगर हम आते हैं रामायण काल में, तो रामायण काल में भी मुंगेर का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि राम और सीता जब वनवास से वापस लौट रहे थे तो कुछ दिनों के लिए उन्होंने इस रमणीय क्षेत्र में विश्राम किया था। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि राम सीता जब अपनी अग्नि परीक्षा दी। एक मिनट, मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारे मेहमान है जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर RD&DJ कॉलेज मुंगेर विश्वविद्यालय। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। जी मैम, नमस्कार जी मैम। हाँ, बस शॉर्ट में, तो फिर रामायण में भी सीता माता की जब अग्नि परीक्षा हुई थी तो अग्नि परीक्षा के बाद उन्होंने जिस कुंड में स्नान किया था वह कुंड सीता कुंड कहलाया। वो अभी भी मुंगेर में अवस्थित है और इसकी काफी धार्मिक मान्यता अभी भी बरकरार है। हर वर्ष माघ के मेले में यहाँ भारी मेला भी लगा करता है। उसके बाद आगे अगर हम बढ़े इतिहास में, तो फिर जिसमें मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था उस समय ह्वेनसांग का यात्रा विवरण में भी हमें मुंगेर का उल्लेख मिलता है। एक तरफ बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था और गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार में लगे हुए थे। उस समय वे अपने शिष्यों के साथ इस क्षेत्र में आए थे और इस क्षेत्र में उनकी पावन भूमि पड़ी, पावन चरण पड़े थे। और जहाँ तक ह्वेनसांग की बात है, उसने अपने यात्रा विवरण में मुंगेर के विषय में भी लिखा है और कनिंघम ने भी मुंगेर के विषय में अपना उल्लेख किया है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन काल में महाभारत से लेकर के यह आख्यान मैंने आपको बोला, तो यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल से लेकर के मुगलों के शासन के प्रारंभ तक मुंगेर धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अब बात आती है मध्यकालीन मुंगेर की। तो मध्यकाल में शुरुआत में मुंगेर हिंदू राजाओं के अधीन था। आगे चल करके यहाँ खिलजी वंश का भी शासन स्थापित हुआ और तुगलक वंश का भी शासन स्थापित हुआ। लेकिन इन दोनों का बंगाल के साथ हमेशा जो संघर्ष चलता रहा, उसकी त्रासदी मुंगेर को समय समय पर भोगनी पड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद मुंगेर में इसी बीच मुंगेर का जो किला है उसका शिलान्यास हुआ, जिस मुंगेर का किला आज भी यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर में मुख्य स्थान रखता है। इसके अलावे प्रिंस दानियाल ने 1497 में पीर शाह नफा की मजार का भी निर्माण कराया था। यह जो मजार है गंगा के किनारे अवस्थित है और यहाँ अभी भी हिंदू और मुसलमान दोनों की आस्था दिखाई पड़ती है। तो ये सब जो है मुंगेर को की महत्ता को ज्यादा दर्शाते हैं। उसके अलावा इस अवधि में मुंगेर मुगल अफगान युद्धों का भी साक्षी रहा। 1574 में अकबर ने अफगानों को हरा करके मुंगेर को अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया और कुछ कालखंड तक मुंगेर अकबर के अधिकारियों का मुख्यालय भी रहा। इसी समय राजा टोडरमल जो थे वे मुंगेर आए थे और यहाँ आकर के उन्होंने अब प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया था। उसके बाद फिर मुगल शासन के अंतिम दिनों में मुंगेर कई परिवर्तनों का साक्षी रहा। दिल्ली सल्तनत से अलग होकर बिहार बंगाल सूबे के साथ जुड़ गया और यहाँ अलीवर्दी खां गवर्नर बन करके आया। बाद में 1762 में मुंगेर पुनः सुर्खियों में आया। कब? जब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद को हटा करके मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। और 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, यह युद्ध बहुत ही निर्णायक था। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ, इस युद्ध ने मुंगेर को ब्रिटिश साम्राज्य की झोली में डाल दिया। तो आपने देखा महाभारत काल से लेकर के मुंगेर में कई उतार चढ़ाव आए और आधुनिक काल की शुरुआत में मुंगेर अंग्रेजों के अधीन चला गया। अब आइए ब्रिटिश काल की बात करते हैं।
तो ब्रिटिश काल में मुंगेर जो है वो 1812 में स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में परिवर्तित हुआ और 1832 में यह राजस्व संग्राहक केंद्र भी बनाया गया। 19वीं सदी जो थी वो एक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक पुनर्जागरण का काल रही थी। तो इस अवधि में यहाँ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों का आगमन हुआ मुंगेर में, जिनमें कुछ लोगों का नाम लेना चाहिए, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित लेखराज, ये सब मुंगेर में आए। और 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो स्थानीय स्तर के बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और न केवल वे सदस्य बने बल्कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा भी लिया। और कलकत्ता में जो स्थापित था जी डॉक्टर जयप्रकाश मैम आएंगी फिर। हाँ जी मैम। डॉक्टर जयप्रकाश सर, आपसे मेरा सवाल ये है, मैम आएंगी तो फिर हम जुड़ जाएंगे। आपसे ये सवाल है, इतिहास की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, उन्होंने बताई है, व्याख्यान किया है। आपसे भी कुछ इतिहास की पृष्ठभूमि पे प्रकाश डालने की मैं अनुरोध करती हूँ। और क्या कुछ रहा जो अभी उदासीन है सरकार की दृष्टि से, जो अभी कुछ विकास होना चाहिए, और इतिहास से कितना गौरवशाली इतिहास रहा, क्या कुछ ज्यादा भी उदासीन है और यहाँ पिछड़ापन भी है? आई थिंक मैं सही हूँ तो। ऑफ हो गया? जयप्रकाश सर। हाँ बोल रहे हैं, 10 ऑफ हो गया। बोलिए। हाँ, रूबी जी को हार्दिक बधाई, उन्होंने काफी अच्छी चर्चा की है। आपको कालखंड तय करना चाहिए था। मुंगेर का इतिहास तो पौराणिक से लेकर के, तो ठीक है, रूबी जी को पूरा करने दीजिए। हाँ मैम आ गई। चलिए रूबी जी पूरा कीजिए। हाँ जी जी जी। नहीं मतलब मेरा वो 19वीं सदी तक तो हो गया है, ब्रिटिश काल आ ही चुका था। अब हम वर्तमान काल में ही आने की कोशिश करेंगे। तो वर्तमान समय में तो योग महाविद्यालय है, जैसे इरमी है, जामालपुर रेल कारखाना है, आईटीसी है, ये सब इन सभी संस्थानों ने विश्व मानचित्र में मुंगेर का नाम तो ऊंचा किया ही है। यहाँ तक हम लोग आधुनिक काल में आ चुके हैं। अब ये सब जो है गौरव गाथा है, लेकिन इसका कुछ वास्तविक पहलू को भी उजागर करना चाहिए। वो सर आप कीजिए कि क्या कमी रह गई है अभी। ये तो गौरव गाथा है। मैं करूं? अब आप इसमें क्या कमी रह गई? बिल्कुल सर से। हाँ जयप्रकाश सर से समझते हैं। हाँ, इतिहास में बहुत अच्छा समझाया है मैम ने। और हाँ, लेकिन कुछ और भी क्या कुछ इतिहास की गौरव गाथा है, इसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे और क्या कुछ कमी रह गई है, और कैसे इस धरोहर को उदासीन है, क्या सरकार उदासीन है और पिछड़ापन भी है? जी जी, इस पे प्रकाश डालें। जी देखिए, सबसे पहले तो किसी भी जगह का महत्व बढ़ता है उसके जियोग्राफिकल स्थिति से। मुंगेर का जो भूभाग है वह गंगा से और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिल्कुल तो ये जो मुंगेर है वह एक तरह से पहाड़ के तराई में ही और गंगा के से ढका हुआ है, जिस कारण इसका जो यहाँ के जो लोग थे वो रिलीजियस थे, कल्चरली बहुत डेवलप थे। और आप 1812 में ये भागलपुर से अलग हुआ और मुंगेर अपने प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित हुआ। उसमें अंग्रेजों का काल था। तो यहाँ मुंगेर की यह खूबी रही कि इसकी जलवायु बेहद अच्छी थी।
जिसके चलते कई लोगों ने यहाँ पर अपना आश्रय स्थल भी बनाया है स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो मुंगेर मेनली जो शुरू में था वह एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी यहाँ का था। मोस्टली सीरियल्स यहाँ पर पैदा किए जाते थे और थोड़ा सा पल्स वगैरह का जो था उसका परसेंटेज लो था, अदर का 3% के आसपास था। इस तरह से बाद में जब 20वीं शताब्दी में आके कहिए तो जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप की स्थापना हुई, आईटीसी की स्थापना हुई और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि बाबर के पहले के समय से यहाँ पर गन इंडस्ट्रीज जो है सो चल रहा था। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि इंडिया का यह पहला शहर होगा जहाँ पर गन मेकिंग जो है तो हो कॉटेज इंडस्ट्रीज के रूप में आज भी है। और आप नेशनल दिल्ली में पाइएगा, अभी आपको हाल की घटना है कि जबलपुर से एक AK-47 निकला, खराब निकलता था, वहां से मुंगेर में आके उसको मरम्मत किया जाता था। तो ये 3 बातों के लिए बहुत विख्यात रहा। जमालपुर वर्कशॉप जो है वह करीब 13,500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था। दुर्भाग्य से वह घटते घटते अभी हमको लगता है 5,000 एम्प्लॉय रह गया। और मुंगेर का दुर्भाग्य देखिए, आपको पता होगा कि रेलवे के 22 अच्छा ठीक मान लेते हैं आपकी बात। वर्तमान में हमको लगता है कि 5-6 हजार वर्तमान में 5-6 हजार से अधिक नहीं होगा। और यहाँ पर रेलवे का क्या पता है, वर्तमान में 22,000 एम्प्लॉय है। वर्तमान में 22,000 एम्प्लॉय है रेलवे में वर्कशॉप में। फिर से रिकॉर्ड कितना सर? अभी 6,500 के आसपास है सर। वही तो हम भी कह रहे हैं। हाँ, 6,000 से कम ही है। हाँ, शुरू में जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उसमें जी वो तो बढ़ते बढ़ते 22,000 गया होगा। लेकिन आप सोचिए कि जो एक लार्जेस्ट एम्प्लॉयर था रेलवे वर्कशॉप, वो मुंगेर के लोगों को कितना निराश किया। जबकि मुंगेर रेलवे वर्कशॉप में डीवीसी का स्लूइस गेट बनता था और बहुत बड़े बड़े कारनामे जैसा अभी भी जमालपुर रेल एक मीटिंग हुई, 140 टन का क्रेन बन रहा, 140 टन का क्रेन बन रहा है। और अब आगे देखिए, दुर्भाग्य है मुंगेर के रेलवे वर्कशॉप का, कभी हाल में डीजल वर्कशॉप इसका बंद कर दिया गया। अभी मुंगेर में आंदोलन चल रहा है कि भाई डीजल इंजन मेंटेनेंस वर्कशॉप को बंद किए हो तो इलेक्ट्रिक रेल इंजन मेंटेनेंस वर्कशॉप को चालू करो। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ स्पेशल क्लास अप्रेंटिस की पढ़ाई होती थी जिसमें यूपीएससी से एडमिशन लोग लेते थे, मात्र 20 सीट रहता था। उसको हाल में बंद कर दिया गया। अभी कल जब प्रधानमंत्री कोसी महासेतु का उद्घाटन कर रहे थे तो आप ध्यान दिए होंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उनसे अनुरोध किया कि मुंगेर में मैकेनिकल, रेलवे में जो मैकेनिकल इंस्टीट्यूट है उसके साथ इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट जोड़ करके इसको खोला जाए। सोचिए, रेलवे के जितने बड़े बड़े ऑफिसर आज तक हुए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तक, सभी जमालपुर वर्कशॉप के प्रोडक्ट हुआ करते। जमालपुर वर्कशॉप में जो अप्रेंटिस का ट्रेनिंग होता था उसका क्वालिटी बहुत अच्छा था, क्योंकि विगत वर्षों से जो अप्रेंटिस पास कर रहे हैं उनकी बहाली नहीं हो रही। ये तो जमालपुर की दुर्दशा हुई। दूसरी ओर मुंगेर में जो इंपेरियल टोबैको कंपनी था, जो बाद में इंडियन टोबैको कंपनी हो गया, वहां पर भी एम्प्लॉय की संख्या करीब 37-38 थी। वो घट करके अभी 500-600 पा गया। ये दुर्भाग्य रहा। और इस तरह से
जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का काम करना चाहिए। अब आइए गन मेकिंग इंडस्ट्री पर। ये चंद्रशेखर बाबू और डीपी यादव के समय में मुंगेर के इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस पर एक सेमिनार हुआ, जिसमें बिहार सरकार ने मुंगेर को इंडस्ट्रीज के दृष्टिकोण से बैकवर्ड घोषित किया गया और यह तय किया गया कि जितने भी यहाँ एक आपको बहुत दुख होगा जान करके, मुंगेर में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को दिया गया था, जिसको पॉलिटिकल रीजन से मुंगेर से इसको हटा लिया गया। बाद में जमालपुर में इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया, जहां पर कुछ इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर ने कुछ इंडस्ट्रीज को खड़ा किया। पटना मुंगेर के गन फैक्ट्री पहले मुंगेर जेल में चला करता था, बाद में उसको मुंगेर किला में एक योग विद्यालय के नीचे एक बिल्डिंग में 36 यूनिट को लाइसेंस दिया गया। दुर्भाग्य से ये कोरोना काल में उसका भी प्रोडक्शन गिरते गिरते लगभग भूखमरी की स्थिति में वहां पर एम्प्लॉय। तो जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए था मुंगेर में, वह दुर्दशा है। और गन मेकिंग इंडस्ट्रीज का तो हालत ये है कि हर 3 दिन 4 दिन पर आपको न्यूज मिलेगा कि इस एरिया में गन मेकिंग पकड़ाया, उस एरिया में पकड़ाया, उस एरिया में पकड़ाया। तो ये सब चल रहा है। अब देखिए, जो आगे बताते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में जाइए। RDNDJ कॉलेज में यूजीसी से मान्यता प्राप्त करीब 16-17 विषयों का पीजी का टीचिंग था। ये बिहार का एक ऐसा कॉलेज था जहां पर यूजीसी ने 15-16 विषय में पीजी टीचिंग को दिया। वह पीजी टीचिंग हमारे तत्कालीन ज्योति जी, जी बताएं मैम। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हम उनसे बिल्कुल जब सर आएंगे तो जयप्रकाश सर से हम फिर बात करेंगे, जुड़ेंगे। वर्तमान परिस्थिति पे एक नजर डाल जी। आप पत्रकार हैं, तो आपकी पैनी नजर होती है वर्तमान परिस्थिति की क्या। हाँ, आती हूँ मैं सर, आ गए हैं, बात पूरी कीजिए सर। हम करें पूरा। आपकी बात स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही है मैम, एक बार फिर से बताएं। आप वर्तमान परिस्थिति जी। हाँ ठीक है आएंगे सर, तो मैं बात कर लूंगी जयप्रकाश सर से। ज्योति सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपकी पैनी नजर रहती है, आप एक पत्रकार हैं, वर्तमान परिस्थिति की क्या हालात हैं और क्या कुछ है, और इसमें वर्तमान परिस्थिति और क्या इसमें सामाजिक संभावनाएं हैं, क्या इसमें प्रगति है, या कुछ इसमें क्या विकास के लिए कार्य हो रहे हैं, या कुछ कमी है, उसको किस तरह से दूर किया जाए, सरकार क्या कर रही है, तमाम चीज। सबसे पहले इस वेबिनार में जुड़े तमाम प्रबुद्ध लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आपका भी शुक्रगुजार हूं कि कम से कम इस मसले को आपने छेड़ा है। इस माध्यम से बहुत लोग मुंगेर के गौरवशाली अतीत, वर्तमान और वर्तमान के आधार पर भविष्य की नींव कैसे रखी जा सकती है, इसके विषय में अवगत हो सकते हैं। जहाँ तक इतिहास का मसला था, तो चूंकि समय कम रहता है, मैं इससे वाकिफ हूँ, तो प्रोफेसर रूबी मैम ने इसको बखूबी रखा है मुंगेर के इतिहास को। लेकिन जहाँ इतिहास हमारा गौरवशाली है, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं मुंगेर की, अगर उस पर गौर करें तो लगता है कि वास्तव में मुंगेर का विकास एक तरह से अवरुद्ध हो गया है। और अगर पूरी स्थिति पर गौर करें तो अवरुद्ध ही नहीं बल्कि हम लोग पीछे गए हैं। इसलिए इतिहास या अतीत जहां हमारे लिए गौरव का विषय है, तो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ जिले वासियों को रुलाती भी है। अभी आप सुन रहे थे कुछ देर पहले कि यहाँ का ये जो बंदूक फैक्ट्री जहाँ 36 इकाइयाँ होती थी,
वहाँ प्रोडक्शन लगभग बंद है। यहाँ भी कोरोना काल में तो उत्पादन पूरी तरह से ठप है। लोग आंदोलन के रास्ते मुखर हैं। यहाँ के मजदूर 4 इकाइयां भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, जिसका कि खुद श्री कृष्ण बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी के समय में ही उसका ये हुआ था, उद्घाटन हुआ था। वो आज मृत प्राय है। हम जब किसी शहर का मूल्यांकन करते हैं तो हम 2-3 मुद्दों पर, 2-3 बिंदुओं पर जरूर उसकी क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति, इस पर हम गौर करते हैं। तो मुंगेर में शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग, ये तीनों मामले में मुंगेर बिल्कुल पिछड़ा हुआ है और इसकी वजह से लोगों को नए रोजगार नहीं मिल रहे हैं। हाँ, पहले जमालपुर कारखाना में जितना वर्कलोड था वो आज नहीं है। डीजल सेट बंद हो गया, बंदूक फैक्ट्री बंद हो गया। आरटीसी ने भी धीरे धीरे अपने हाथ वो खींचने शुरू कर दिए हैं। पहले शहर के प्रति भी जो उसकी जिम्मेवारियां होती थी वो भी आज वो पूरा नहीं कर रहा है। इसलिए आप कह सकती है कि इन समस्याओं के पीछे जिस तरह से मैंने राजनीतिक नेताओं का जो योगदान होना चाहिए था, जो लोग चुन के गए, लगभग यहाँ विभिन्न मुंगेर का एक इतिहास रहा कि यहाँ लगभग सभी दलों के लोगों ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। वर्तमान जो मुंगेर विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं वो हैं राजद से। इसके पहले जदयू के भी यहाँ के लोग एमएलए हुए। अभी हमारे यहाँ जमालपुर विधानसभा से सूबे के ग्रामीण कार्य मंत्री यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन मुंगेर के वो जो जमालपुर कारखाना यहाँ का एक रीढ़ है। एक चीज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि कभी अंग्रेज जब यहाँ शासन करते थे और 1862 में 8 फरवरी को जब जमालपुर कारखाना का यहाँ नींव डाली गई जमालपुर कारखाना की, तो उस समय अंग्रेज जमालपुर को राजधानी बनाना चाहते थे। चूंकि ये गंगा के दक्षिणी छोर पर, आपने सुना जयप्रकाश सर से कि गंगा के दक्षिणी छोर पर मुंगेर शहर बसा हुआ है, तो हमारे पास ट्रेन के अलावे गंगा भी एक रास्ता है जो उस समय जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा माध्यम हुआ करता था। तो वो अंग्रेज यहाँ इसको जमालपुर को राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में हालांकि वो विभिन्न कारणों से नहीं कर पाए इसको। तो जमालपुर और मुंगेर की ये महत्ता है। आप यहाँ जिस तरह से पहाड़ियों का जिक्र हुआ, गंगा का जिक्र हुआ, यहाँ योग विश्वविद्यालय है, तो यहाँ जो है टूरिज्म भी एक बड़ा यहाँ व्यापार हो सकता था, बड़ा उद्योग का ये रूप ले सकता था। लेकिन उस मामले में भी यह जिला या एडजेसेंट मुंगेर का जो आसन्न शहर है, एडजेसेंट टाउन जमालपुर, वो भी इस मामले में बिल्कुल पिछड़ा रहा। यहाँ जमालपुर में काली पहाड़ है जहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं है। वहाँ नौका विहार हो सकता है, एक बड़ी झील है पहाड़ की तराई में बसा हुआ। लेकिन इस तरफ लोगों ने मांगे भी उठाई, लेकिन इन चीजों को विकसित करने की तरफ नेताओं का ध्यान नहीं गया। वोट चुनाव आते हैं, नए नए नारे गढ़े जाते हैं, लेकिन बाद में फिर इन चीजों को भुला दिया गया। और एक तरह से आज की तारीख में तो अगर गौर करें तो मुंगेर का विकास बिल्कुल अवरुद्ध है और इस मामले में वो पीछे ही जा रहा है। ज्योति सर, यहाँ मेडिकल जी ज्योति सर, मैं आऊंगी आपके पास। अभी मैं पांडे सर से बात करना चाह रही हूँ, समझना चाह रही हूँ पांडे सर। मैं ज्योति सर आपके पास आऊंगी और बहुत मतलब आपको जिम्मेदारी के साथ आपसे मैं जानकारी लेना चाहूंगी, हमारे दर्शक भी चाहेंगे, तो आप बने रहें। मैं पांडे सर से समझ लूं। जी पांडे सर। हाँ, हेलो जी सर, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से क्या पृष्ठभूमि रही है, इस पे प्रकाश डालिए। धन्यवाद शेफाली जी। मैडम ने इतिहास की चर्चा की और सर जयप्रकाश बाबू ने भी कुछ वर्तमान की चर्चा की और ज्योति जी ने भी वर्तमान की चर्चा की। हम अपनी तरफ से आपने जैसा कहा कि इसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर कुछ चर्चा करेंगे। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति की तरह से एक शहर का भी एक इतिहास होता है, उसकी एक जीवनी होती है और उसके एक शहर का भी एक सामाजिक ताना बाना और विन्यास होता है। तो अगर हम गौर से देखें, क्योंकि पुरानी बात छोड़ दें तो आधुनिक काल में चूंकि यहाँ पे 3 इंडस्ट्रीज रही है, रेलवे का इंडस्ट्री जमालपुर में,
और गन फैक्ट्री मुंगेर में और फिर आईटीसी, इसके कारण से यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के ही एक लेखक कहते हैं कि यहाँ एक कारखानिया संस्कृति है, कारखाना से जुड़े लोग ज्यादातर रहे हैं, इसलिए मुंगेर में एक कारखानिया संस्कृति जो है आधुनिक काल में देखी जा सकती है। ज्यादातर लोग बहुत बिल्कुल 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 एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है यहाँ पे, आप जो देखेंगे बिल्कुल मुंगेर के लोगों में एक प्रोफेशनलिज्म है, बिल्कुल जैसे एक कारखाने में लोग एक दूसरे से संबंध रखते हैं, उस प्रकार की संस्कृति मुंगेर में है आधुनिक काल में। प्राचीन काल से मैडम ने बताया कि इतिहास महाभारत काल में भी और रामायण काल में भी, बौद्ध युग काल में भी और आधुनिक काल में भी मुंगेर का एक बहुत ही पुराना इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा बेशक, लेकिन क्या होता है कि हम इतिहास की बैसाखी को लेकर के भविष्य की चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं प्रायः, इसलिए प्रायः हमारी इतिहास की बैसाखी काम नहीं आती है, हमको वर्तमान के आधार पे वर्तमान के आधार पर ही जीना पड़ता है। आज की तारीख में अगर हम मुंगेर की संस्कृति की बात करें तो उसमें से एक अपरिहार्य हिस्सा है मुंगेर की संस्कृति का, वो है योग विद्यालय, जिसके कारण न सिर्फ कि मुंगेर दुनिया के विभिन्न देशों में जाना जाता है, बल्कि भारत में भी इसका जो बिहार स्कूल ऑफ योग है, विश्व योग भारती है, वो एक अलग योग परंपरा। मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूंगी सर कि आपने कहा बैसाखी से आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल सही है, लेकिन जब हमारा बेस सही रहता है उसे हमें प्रगाढ़ करने की आवश्यकता होती है। बेशक लेकिन बेशक वो ठीक है, लेकिन इतिहास प्रायः सिर्फ हम तो इतिहास ये इतिहास गौरवशाली हमारे पूरे देश का है, राज्य के है, पूरे देश की बात करें, राज्य की हम बात कर रहे हैं, एक जिले की बात कर रहे हैं, इतिहास तो गौरवशाली है, लेकिन उस गौरवशाली का मेंटेनेंस जो है वो करते रहने की जरूरत है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ वही था कि हम सिर्फ इतिहास का भजन करके भविष्य की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। बेशक इतिहास हमको हमारे लिए आवश्यक है, और हम जान ही रहे हैं कि आज भी जो वर्तमान कार्यक्रम चला रहे हैं अमित जी, उसमें भी बिहार गौरव की बात हो रही है, तो गौरव का बखान हमको करना है, लेकिन साथ ही साथ आगे भी देखना है। इसी क्रम में मैं बता रहा था कि मुंगेर की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, वो है योग विद्यालय। इसलिए आपको बिहार मुंगेर में लगभग हर व्यक्ति योग की चर्चा करता हुआ मिलेगा। आपको थोड़ा सा भी तकलीफ हो, कोई भी तकलीफ हो, मैं जब यहाँ मुंगेर आया थोड़ा सा भी कुछ तकलीफ होती थी तो फलाना आसन कर लीजिए ठीक हो जाएंगे, फलाना आसन कर लीजिए ठीक हो जाएंगे। तो योग यहाँ के जीवन का एक दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू है, अभिन्न है। जी अभिन्न है। और तीसरा कि मुंगेर कई अन्य कारणों से भी जाना गया, विशेष तौर से एक जो बाद में कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई, मुंगेर के जमालपुर में एक आनंद मार्ग चला था, और आनंद मार्ग आश्चर्यजनक रूप से आनंद मार्ग की संस्थाएं पूरे विश्व के लगभग 180 देशों में थी। इस नाते ये इतना बड़ा व्यापक संस्था रही है। आज के समय में कुछ कंट्रोवर्सी भी रही है, लेकिन आज भी उसका कुछ हिस्सा, उसकी कुछ गतिविधियां जमालपुर में चला करती हैं। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है यहाँ का। और फिर मुंगेर की जब हम संस्थाओं की बात करते हैं तो यहाँ पे एक मुस्लिम एजुकेशन से रिलेटेड एक बड़ी संस्था है, और वो है खानका रहमानी। तो खानका रहमानी में पर्शियन और जो एंशिएंट उर्दू लिटरेचर का बहुत अच्छा संग्रहालय, बहुत अच्छा पुस्तकालय भी है, और बेस्ट नॉलेज वहाँ पे दिया जाता है। तो इस मामले में उर्दू एंड पर्शियन एजुकेशन का भी एक बड़ा हब है मुंगेर। तो ये भी मुंगेर की संस्कृति को बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के एक और जो इसका एस्पेक्ट है मुंगेर जिले का, अगर हम बात करें तो वो इको टूरिज्म का बहुत सारा इसमें स्कोप है। मुंगेर के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं पहाड़ पे, और बहुत सारे कुंड हैं, आप जानेंगे ऋषि कुंड है, भीम बांध है, ऐसे सीताचरण है, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, और इको टूरिज्म के बहुत सारे स्थान हैं। आज भी मुंगेर जिले का जो भीम बांध है उससे बेहतर टूरिस्ट स्पॉट बिहार के किसी भी अन्य हिस्से में उस तरह से नहीं मौजूद है, जिसको डेवलप करने की बड़ी आवश्यकता है। तो चाहे वो इको टूरिज्म की बात हो, चाहे वो योग की बात हो, चाहे वो जो मैंने कहा है कारखानिया संस्कृति की बात हो,
ये सारी चीजें मुंगेर से गुथी पड़ी हैं। और आधुनिक इतिहास में भी हम खास करके आजादी के बाद के दिनों में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से जुड़ी हुई संस्था यहाँ पे है, पुस्तकालय है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हुआ करते थे, उनका जो श्री कृष्ण के नाम पे जो पुस्तकालय यहाँ पे है, वो बहुत ही जबरदस्त पुस्तकालय है। और उसमें स्वयं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा पढ़ी गई बहुत सारी पुस्तकें मौजूद हैं, और जहाँ एक अच्छा वाचनालय भी मौजूद है, उसको कहीं ना कहीं सोसाइटी से ज्यादा जोड़ करके अन्य लोगों को साथ लेकर के वहाँ पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज करने की संभावना बन सकती है। थोड़ा सा 2 मिनट और या 1 मिनट और समय लेते हुए मैं यहाँ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो पत्रकारिता का क्षेत्र में जो कार्य हुआ है वो भी संस्कृति का हिस्सा है, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। 1937 से ही यहाँ पे विभिन्न पत्रिकाएं प्रकाशित होती रही हैं। सबसे पहले प्रभाकर सुरेश्वर पाठक विद्यालंकार जी निकालते थे, और उसके बाद मुंगेर से ही 1942 में पंडित जगदीश मिश्र निकालने लगे मुंगेर समाचार। सच्ची बात का प्रकाशन होता रहा, दलित मित्र, नई मिसाल, और सबसे जो महत्वपूर्ण पत्रिका निकलते थे यहाँ के एक प्रधानाचार्य हुआ करते थे आचार्य कपिल, उनकी पत्रिका निकलती थी प्राची। तो इस प्रकार से इसका एक साहित्यिक इतिहास भी बहुत पुराना रहा है। आज भी मुंगेर के एक बहुत बड़े कवि हैं, संभवतः हिंदी में आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, आलोक धनवा जी मुंगेर से ही, जन्मस्थली मुंगेर ही रही है। अभी वो वर्धा पहले वर्धा यूनिवर्सिटी में थे, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी वर्धा में, और वो आज के समय में हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में उनका स्थान है। और एक और नाम मैं सिर्फ लेना चाहूंगा, उनका नाम बहुत कम लोग लास्ट में कर रहा हूँ अपनी बात। एक यहाँ पे हुआ करती थी सुशीला सितारिया, मुंगेर में सुशीला सितारिया हुआ करती थी, जो बच्चों के लिए चिल्ड्रन लिटरेचर लिखा करती थी, जो आज के समय में नए क्रेज के रूप में आया है, और विश्व स्तर पे बहुत सारे चिल्ड्रन लिटरेचर की डिमांड हो रही है। सुशीला सितारिया बहुत अच्छा बच्चों का साहित्य लिखा करती थी। तो हम इतिहास की बात ना भी करें तो हाल के दिनों में भी मुंगेर कई मामलों में काफी उल्लेखनीय रहा है, और बाकी नेताओं ने इसके विकास की बाधाओं की चर्चा की है, और अन्य लोग अपनी बात रखेंगे। मैंने अपनी सांस्कृतिक परिदृश्य में मैंने अपनी बात रखी है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ज्योति सर, आप इस पे वर्तमान परिस्थिति की जो सामाजिक स्थिति है और क्या कुछ संभावनाएं हैं? एक बात तो तय है, जिस तरह से राजनीतिक उदासीनता के शिकार हुए हैं जिले के लोग, तो संभावनाएं तो यहाँ के लोगों के पहल पर ही फिर बनेगी। एक अच्छी संभावना है, उसके आधार पर ही बन सकती है। लोग अगर मुखर हों अपने अधिकार के लिए, उनका जो अधिकार है, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो मौलिक जरूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए उनको सामने आना होगा, और उन्हें बाध्य करना पड़ेगा कि उनकी जो अभी वर्तमान बदहाली है मुंगेर के परिदृश्य में, उसको दूर करने के लिए उनको पहल करना पड़ेगा। चूंकि हम राजनेताओं से, जो इतिहास है हमारा, सन 52 से चुनाव हुए हैं इस मुल्क में, और जिस तरह से शहर पिछड़ा है मुंगेर, उस तरह से बहुत उम्मीदें नहीं बनती है नेताओं से। लेकिन जनता अगर वास्तव में मुखर हो अपनी मांगों को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के, अपने वाजिब हक को लेकर के, तो ये बातें बनेगी। अभी फिलहाल जमालपुर कारखाना में डीजल सेट को हटाया गया, तो वहाँ लोग रेल के निजीकरण को लेकर के बहुत मुखर है। आंदोलन लगातार चल रहा है, बंदूक कारखाना को भी लेकर के आंदोलन चल रहा है। आज सुबह हमारी पांडे सर से बात हो रही थी, ये अभी यहाँ 2 साल पहले मुंगेर विश्वविद्यालय स्थापित हुआ 18 मार्च 2018 में। ये इतना बड़ा पुस्तकालय हमारे यहाँ है, जैसे पटना में अंजुमन इस्लामिया पुस्तकालय एक धरोहर के रूप में, उसी तरह से मुंगेर में बिहार का श्री कृष्ण पुस्तकालय जो है, ये एक बड़ा धरोहर है पूरे बिहार के अंदर। इसको जो है हम विकसित किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि हम जब किसी शहर की वास्तविक स्थिति को आंकते हैं, तो वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग व्यापार का क्या हाल है, इसके आधार पर उस शहर की प्रगति, सांस्कृतिक हालात, शैक्षणिक हालात, इसको हम
आंकते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। तो परिवर्तन की उम्मीद जो है ये आखिर जो है वो जनता के ऊपर ही टिकी है, वो पहल करें। तो अभी भी वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य की बात हम इसलिए करना चाहेंगे चूंकि चुनाव सामने है। कुछ दिन मैंने हमको लगता है हाल में ही बहुत जल्द ही अधिसूचना भी जारी होने वाली है चुनाव आचार संहिता की। जी। तो जी। हमने जहां भी जाके टटोला लोगों को, वो अपने वर्तमान जनप्रतिनिधि से बहुत हद तक संतुष्ट नजर नहीं आते। और रेलवे का इतना बड़ा धरोहर है, सीआरए खत्म हो गया, इरमी यहाँ खत्म होने के कगार पर है। वो भले ही कल मुख्य प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल विश्वविद्यालय बन सकता है यहाँ पर, लेकिन ये भविष्य में कितना दूर तक वो हो पाएगा, इस पर वो इस घोषणा पर अमली जामा वो पहना सकेंगे, इसको ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जनता जिस तरह से मुखर है, तो आने वाले समय में ये एक संभावना बनती है। बिल्कुल, ये संभावना अच्छी है। और ये जी बहुत आपने जनता जागरूक होती है तो सरकार को, ये अच्छे सरकार को भी निर्णय बदलने पड़ते हैं और मजबूर होती है। और जनता जब मांगना प्रारंभ करती है तो अपने हक के लिए, अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपने स्वास्थ्य और अपने उज्जवल भविष्य की जब मांग ही नहीं करेगी तो शहर का विकास कैसे होगा। लिखते हैं कि आने वाले बोले मुंगेर का सांस्कृतिक इतिहास भी गौरवशाली रहा है, जो कि इन दिनों जो है उसका क्षरण ही हो रहा है। एक तो पांडे सर ने बताया किस तरह से यहाँ पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अखबार वो भूल गए। यहाँ एक बड़े पत्रकार थे आचार्य लक्ष्मीकांत मिश्र, जो अग्रसर निकाला करते थे, तो उनके जाने के बाद वो भी बंद हो गया। और यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियां, जिस मामले में मुंगेर काफी धनी हुआ करता था, वो गतिविधियां भी एक कुनबे के रूप में एक दम तोड़ती नजर आ रही है। जबकि सांस्कृतिक गतिविधियां जो है लोगों के रुचि, संस्कृति को वो उन्नतर करती है। ये अगर ना हो तो फिर जनता, जो हमने कहा कि वो अपने मांग के लिए मुखर होगी, तो वो कैसे मुखर होगी? तब तो वो किसी लोभ लालच के सब इसमें झांसे में आकर वो फिर अपने मांगों को भी भुला देगी। इसलिए सांस्कृतिक उन्नयन के लिए भी सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम, चूंकि हमारा आज के इसका टॉपिक है कि कल का मुंगेर, तो इसके आधार पर ही आगे हम मुंगेर को समृद्ध और गौरवशाली फिर हम बना सकते हैं। कल, आज और कल कल का जो गौरवशाली इतिहास है उसे किस तरह से और प्रगाढ़ कर सके, यही हमारा उद्देश्य है कार्यक्रम का। और मैं यही कहूंगी कि जो आपने अभी ज्योति जी कहे और सारे तमाम जो मेरे मेहमान थे, अभी आप लोगों ने जो भी बात कही है, पांडे सर ने कहा है कि बैसाखियों के सहारे कब तक चलना है, और ज्योति मैम ने भी बहुत अच्छी इतिहास की बात रखी अपनी, और डॉक्टर जो हमारे भवेश चंद्र पांडे और जयप्रकाश सर ने भी बहुत अच्छी बात अपनी कही थी। तो तमाम इनसे ये निष्कर्ष निकलता है, और ज्योति सर की जो बातें हैं भविष्य की, इससे यही निष्कर्ष निकल रहा है कि जो सरकार है उसे ध्यान देने की जरूरत है। चुनाव सामने है, लेकिन जो गौरवशाली इतिहास है मुंगेर की हम आज बात कर रहे हैं, तो मुंगेर के लोगों को मुखर होना ही पड़ेगा, अपने हक की मांग करनी होगी। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, गौरवशाली इतिहास है, उसे निखारने की, उसे तराशने की आवश्यकता है। और तभी यहाँ पे जो पत्रकारिता हो या सांस्कृतिक चीजें, पर्यटन एक बात बस मुझे कहनी थी, है, उससे बहुत सारे ऐसे रास्ते निकलते हैं जी बोले। एक बात कहनी, सांस्कृतिक विरासत की बात चल रही थी, तो मेरे जैसे क्लासिक फिल्मों के शौकीन लोगों की एक मांग है, आपके प्लेटफॉर्म के जरिए मैं कर सकती हूँ, कि एक समय में मुंगेर में 4 पिक्चर हॉल थे। आज के समय में एक भी मूवी हॉल नहीं है। मेरे जैसे शौकीन लोग कहाँ सिनेमा देखने जा सकते हैं? इसलिए मुंगेर में मेरी एक मांग है, जो एक पिक्चर हॉल की कम से कम स्थापना होनी चाहिए। एक ऐसा पार्क बने जो वहाँ फैमिली के साथ लोग जा सकें। 1-2 पार्क यहाँ पे हैं भी,
लेकिन इस तरह से असामाजिक तत्वों का जब आंकड़ा लगा रहता है कि मुश्किल होती है। इसलिए मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए यह मांग करती हूँ प्रशासन से कि यहाँ पिक्चर हॉल की भी स्थापना हो, सांस्कृतिक गतिविधियों को भी अच्छा रखा जाए। यहाँ जैसे कि पर्व त्योहार यहाँ खास करके दुर्गा पूजा बहुत बढ़िया से मनाया जाता है, तो उसमें भी कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों को का समावेश किया जाए। ये सब प्रशासन से मेरी मांग है। और एक जो सबसे बड़ी बुराई अभी है, अवैध हथियारों का जो केंद्र बिंदु बन चुका है मुंगेर, इसकी तरफ भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ये 2-3 बिल्कुल प्रशासन को बहुत अच्छी जी बिल्कुल प्रशासन को ध्यान देना होगा। और एक पिक्चर हॉल की स्थापना मेरी मांग है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने जोड़ी है इसमें। और तमाम आप दर्शकों का जो हमारे मुंगेर की बात करें तो मुंगेर की जनता को मुखर होना ही पड़ेगा। ज्योति सर भी अभी कह रहे थे और आप सभी मेहमानों ने बात कही है कि मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए और सुननी पड़ेगी सरकार को, प्रशासन को, भी इसके गौरवशाली इतिहास को बचा कर रख के इसे पॉलिश किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को जो रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और यहाँ का जो पर्यटन है या पत्रकारिता है या जो मैम ने अभी बात कही है सांस्कृतिक धरोहर को बचाना है, जो एक सुविधा देने की बात है, इन सब मुद्दों पे, इन सब पॉइंट पे, बिंदुओं पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी हमारा जो ऐतिहासिक गौरव है इसे हम बहुत ही शान से कह सकेंगे कि हमारा ये मुंगेर एक बहुत सांस्कृतिक गौरव है हमारे राज्य का। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी आयोजक के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुंगेर को आपने इस तरह से जानने का, पहचानने का और लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि जी। जी धन्यवाद अमित जी और शेफाली जी, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। धन्यवाद अमित जी और शेफाली जी। प्रणाम।